कैटी ने गाड़ी में बैठकर अपनी परछाई को देखा तो उसे लगा कि वो अच्छी लग रही थी। उसने अपने गले में पहनी चैन को हाथ लगाकर सुनिश्चित किया कि लटकन को ठीक से गांठ लगी है या नहीं। जैसे ही गाड़ी बढ़ी, कैटी की भूरी आंखें उत्सुकता से भर गई और उसके होंठ नम हो गए। पुल के दोनों तरफ एक स्थिर नदी थी, जो कि डूबते सूरज की किरणों से गहरे नीलम की थी। जब हवेली आई तो सूरज डूब चुका था, लेकिन हवा में संगीत के साथ उत्सव शुरू हो गया था। घोड़े रुक गए और चालक दरवाजा खोलने के लिए नीचे उतर गया। जैसे ही कैटी ने भूरे रंग की गाड़ी से बाहर कदम रखा, हवेली की ओर देखते हुए उसे डेजावु का एक फ्लैश महसूस हुआ। कैटी अंदर की तरफ चल पड़ी, उसके पैरों को अंदर का रास्ता पता था। हवेली को प्रकाश बल्ब और फूलों से सजाया गया था। कुछ मेहमानों ने मेज पर पड़ी वाइन की गिलास पीकर खुद को आरामदायक बना लिया था, जबकि कुछ आपस से एक दूसरे के बारे में चर्चा कर रहे थे। पुरुषों ने सूट और महिलाओं ने आभूषणों के साथ सुंदर गाउन पहने थे, जो रोशनी में दूर से ही चमक रहे थे। मेहमानों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए समय समय पर नौकरों ने पेय और भोजन को परोसा। जैसे ही एनाबेले को विशाल कमरे में कैटी ढूंढने लगी, उसकी पीठ से एक महिला टकराई और कैटी ने माफी मांगी। मुझे क्षमा करें। और कैटी आहें भरते हुए दूसरी ओर चलने लगी। शायद एनाबेले को देर हो गई होगी, कैटी ने अपने मन में सोचा। रोलो मिस। कुछ समय बाद एक गार्ड कैटी के पास आया। अगर आपको कष्ट न हो तो क्या आप मुझे अपना निमंत्रण दिखा सकती हैं? गार्ड ने कैटी से पूछा। पहले तो कैटी ने तेवर दिखाए, लेकिन फिर मुस्करा दी। जरूर, ये रहा। कैटी ने निमंत्रण कार्ड को बाहर निकला और गार्ड को दिखाया। लोग हमेशा गरीबों पर ही शक करते हैं, सिर्फ इसलिए कि कैटी ने कोई आकर्षक ज्वेलरी नहीं पहनी थी या फिर वो उस समूह में नहीं थी जो उन प्रभावशाली सदस्यों से बात कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बिना निमंत्रण के वहां आई थी। कार्ड पढ़कर गार्ड ने अपना सिर झुका लिया और फिर कमरे के अन्य लोगों को देखने लगा। कैटी। उसने एनाबेले की आवाज सुनी, जो अपने पति के साथ आ रही थी। एनाबेले ने देर से आने के लिए माफी मांगी और कैटी को गले लगा लिया। कोई बात नहीं, हेलो डोनोवन। नमस्ते कैथरीन। तुम कैसी हो? डोनोवन ने अपनी गहरी मध्यम आवाज में पूछा। मैं अच्छी हूं। मुझे उम्मीद है मेरी दोस्त ने आपको कोई परेशानी नहीं दी होगी। कैटी ने दोनों मुस्कराए। बिल्कुल नहीं। वो मेरे जीवन में एक जुगनू की तरह है। डोनोवन ने अपनी पत्नी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, जबकि एनाबेल हुए खड़ी थी। गोल फ्रेम पहने एक आदमी उनकी ओर बढ़ा और उन्होंने बताया। कैथरीन, यह मेरा चचेरा भाई टोबियास है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, माडेमो सेल्ले। टोबीस ने झुककर कैटी को नमस्कार किया और कहा। एनाबेले ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। ये मेरा सौभाग्य है, कैटी ने विनम्रता से उत्तर दिया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, सर्दियों का जश्न मनाने के लिए अधिक लोग मुख्य हॉल में एकत्र हुए। कैटी की आंखें कमरे में खोजती रहीं, लेकिन एलेक्जेंडर उसे नहीं दिखा। ये सोचकर कि क्या आज रात वेलेरियन लॉर्ड भी आने वाले हैं, उसे पेट में अजीब सी हलचल हुई। टोबियास एक भयानक और गंभीर व्यक्ति था। कैटी को मालूम हुआ कि टोबीस जश्न में केवल कृषि भूमि पर उन पुरुषों से बात करने के लिए आया था जो भूमि उसे अभी तक नहीं दी गई थी। उन सबने अब जश्न में सुंदर पियानो की धुनों पर नृत्य किया। आप कितने समय से पिशाच हैं? कैटी ने बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए पूछा, जिसमें कैटी बिल्कुल रिलैक्स नहीं थी। करीब 15 साल हो गए, हालांकि मुझे पक्के से याद नहीं है। आखिरकार उम्र सिर्फ एक नंबर है। क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? टोबीस ने कैटी से पूछा, जिस पर उसने सिर दिया। सच है, कैटी ने मंद ध्वनि में कहा, लेकिन फिर बोली।
एक पिशाच के लिए ये सिर्फ एक अनंत समय है, लेकिन एक मानव के लिए ये एक ऐसा समय है जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है और अपने सपनों को प्राप्त करने का समय है। मैं मानता हूं। लगता है कि सर कार्लिंगटन आ गए हैं। टोबियास ने उस आदमी की ओर देखा जो एक बड़े पेट और मूंछ के साथ 50 की उम्र का दिख रहा था। मिस कैटी, मैं कम समय देने के लिए माफी चाहता हूं। क्षमा न मांगे, एनाबेले ने मुझे पहले इस बारे में सूचित किया था। मुझे लगता है कि आपको सर कार्लिंगटन के गायब होने से पहले मिलना चाहिए। कैटी ने सर कार्लिंगटन की ओर देखते हुए टोबीस से कहा। टोबीस ने जल्दी से झुककर सर कार्लिंगटन से मिलने के वहां से चला गया। टोबीस के चले जाने के बाद कैटी ने प्रवेश द्वार की ओर देखकर एक आह भरी। कैटी की दोस्त एनाबेले अपने पति के साथ एक जोड़े से बात करने में व्यस्त थी और कैटी उनके बीच में नहीं आना चाहती थी। जब कैटी कुछ ताजी हवा के लिए पीछे के दरवाजे की ओर चलने लगी तो उसने एक काली बिल्ली को देखा जो अगले ही पल वहां से भाग गई। बगीचा पेड़ों और झाड़ियों के साथ सुंदर था, जिसमें फल और फूल थे। जैसे जैसे मिनट बीतते गए उसने एक छाया देखी जो उसका पीछा कर रही थी और कैटी ने उस परछाई से बचने के लिए अपना पैर ऊपर उठाया जो उस व्यक्ति के पेट पर लगा। वो मेरा चेहरा। उस शख्स ने अपने चेहरे को छुआ जो दुपट्टे के नीचे छिपा हुआ था। मौका पाकर कैटी वहां से दौड़ने लगी। उसको पकड़ो खुलियो। कैटी को भागता देख वो शख्स चिल्लाया। एक और आदमी कहीं से बाहर आया और कैटी ने शाखा को पकड़ लिया जो जमीन पर पड़ी थी। लेकिन जैसे ही कैटी उस पर झूलती थी तो वो आदमी उसे आसानी से पकड़ लेता और कैटी को शाखा से दूर कर देता था। क्या ये प्यारा नहीं लगता? मुझे यकीन है कि हमें उस चेहरे के अच्छे पैसे मिलेंगे, उस आदमी ने कहा, जिसे सुनकर कैटी ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल कैटी को लगा कि उसके बाल खुल गए हो और अचानक से एक धमाका हुआ। धीरे धीरे कैटी ने अपनी आंखें खोली तो उसने उस शख्स के शरीर को जमीन पर ठंडा पड़ा देखा। उसकी गर्दन से खून बह रहा था जिससे जमीन गीली हो गई थी। फिर कैटी ने उसको देखा जिसका उसे शाम से इंतजार था, जिस कारण कैटी जश्न में आई थी। लॉर्ड ऑफ वेलेरियन उसके सामने खड़ा था और उसने महसूस किया उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई हो। दो पहरेदार आए और शख्स को उठाकर ले गए। क्या उन्होंने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई? एलेक्जेंडर ने कैटी से पूछा जो घबराई हुए लग रही थी। आंखें खून की तरह लाल और बाल रात के अंधेरे की तरह काले थे। कैटी की कल्पना से ज्यादा वो कहीं अधिक लंबा था। अफवाहें सच थीं कि वो एक शैतान था जो किसी की भी सांस चुरा सकता था। ये ऐसा था जैसे उसकी कोई लापता चीज मिल गई हो। उसकी मात्र उपस्थिति ने कैटी को व्याकुल कर दिया। कैटी ने एलेक्जेंडर के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान देखी और तभी उसे समझ आया कि एलेक्जेंडर ने उससे कुछ पूछा है। आह नो, मैं ठीक हूं, कैटी ने शर्माते हुए जवाब दिया और आसमान से बर्फ के गुच्छे गिरने लगे हैं। एलेक्जेंडर को उम्मीद नहीं थी कैटी सर्दियों के जश्न में आएगी। इतने वर्षों में एलेक्जेंडर ने हमेशा कोशिश की कि कैटी को महल से दूर रखे ताकि कैटी को मानव दुनिया में आसानी हो सके। एलेक्जेंडर ने उसे कभी पत्र नहीं लिखा था और कभी मिलने नहीं गया था क्योंकि उसे इलियट से जानकारी मिलती रहती थी कि कैटी वहां बिल्कुल सुरक्षित है। कैटी एक खूबसूरत महिला के रूप में विकसित हुई थी। उसकी भूरी आंखें चौड़ी थीं जो एलेक्जेंडर को घूर रही थीं और उसके गुलाबी होंठ एक दूसरे से दूर थे। एलेक्जेंडर के लिए कैटी की मासूमियत और उसकी आंखों की चमक उससे नहीं छुपी थी और एलेक्जेंडर मुस्कराया। 17 ब्लैक एंड व्हाइट भाग 1। विशाल कक्ष में भीड़ के एक घेरे में कैटी एलेक्जेंडर के बगल में खड़ी थी। उनके अलावा समाज के उच्च वर्ग के 2 पुरुष और 3 महिलाएं और भी थे। पिछले 2 वर्षों में परिषद बहुत व्यस्त थी लेकिन इस साल कागजी काम कम रहा है। जॉन नाम के व्यक्ति जिसने ग्रे सूट पहना था लोगों के समूह को संबोधित किया। ऐसी बातें फैली थी कि रूबेन हेड काउंसिल के पद से अवकाश ग्रहण करना चाहता था। क्या ये सच है? एक वृद्ध वैम्पायर ने ट्रेविस से पूछा जो जमीन पर छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। रूबेन अपनी नौकरी से प्यार करता है। मुझे नहीं लगता कि रूबेन किसी के लिए भी अपनी पोजीशन छोड़ देगा, एलेक्जेंडर ने कहा, जिसे सुनकर वहां उपस्थित कुछ और लोगों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। जॉन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सच है, हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है, ये स्पष्ट रूप से एक अफवाह है। प्रिय जॉन, जॉन की गर्भवती पत्नी ने उसके हाथ को खींचते हुए कुछ कान में बोला, जिसे सुनकर जॉन ने अपना सिर हिलाया। हम आप सबकी इजाजत चाहेंगे, महिलाओं और सज्जनों। जॉन और उसकी पत्नी वहां से बाहर चले गए। आधे घंटे पहले जो घटना हुई थी उसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ा था क्योंकि किसी को भी जानकारी नहीं थी कि हवेली की दीवारों के बाहर क्या हुआ था। इस मामले को ऐसे शांत कर दिया गया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैथरीन महिलाओं में से एक से बात कर रही थी जब एक महिला पीछे से आई और कैथरीन को थोड़ा धक्का दिया ताकि वो उसके और एलेक्जेंडर के बीच में खड़ी रहे। लॉर्ड एलेक्जेंडर, मैं आपको खोज रही थी। अभी तक आप कहाँ थे? उस महिला ने एलेक्जेंडर से पूछा। कैटी महिला के चेहरे को नहीं देख सकती थी क्योंकि कैटी उसके पीछे खड़ी थी। महिला ने एक समृद्ध पोशाक पहनी थी जो उसने विदेशी व्यापारी से लिया था। मैं मिस्टर टनर यहाँ की महिलाओं से बात कर रहे थे, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे?
लॉर्ड ऑफ वेलेरियन ने पूछा, जिस पर उस महिला ने मुस्कुरा दिया और अन्य लोगों की तरफ देखकर अभिवादन किया। महिला का नाम कैरोलीन था। कैटी ने ध्यान दिया कि कैरोलीन सिर से पैर तक बहुत खूबसूरत थी। कैरोलीन अमीर लोगों में से एक की बेटी थी, इसलिए वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए विनम्र थी, लेकिन किसानों के लिए समान भावना नहीं रखती थी। कैरोलीन ने कैटी को मुड़कर देखा और मुस्कुराहट के साथ कैटी का अभिवादन किया और वहां पर उपस्थित लोगों से बात करने लगी। जब एक महिला एलेक्जेंडर को डांस के लिए ले गई तो कैटी का दिल छोटा हो गया। महिला और एलेक्जेंडर को कैटी ने नाचते हुए दूर से देखा। वे एक साथ अच्छे लग रहे थे। वो एक साधारण महिला थी जिसके सिर पर एक घने बालों वाला घोंसला बना था। एलेक्जेंडर की बाहों में जो महिला थी उसे इस महल की सबसे खूबसूरत महिला माना जा सकता था, कैटी ने सोचा। कैरोलीन एलेक्जेंडर की लवर लगती है, कैटी ने सोचा। कैटी ने लॉर्ड ऑफ वेलेरियन के बारे में सुना था कि वो महिलाओं के साथ हमबिस्तर होता था और उसकी महिलाओं के लिए मनोदृष्टि के बारे में अफवाहें सुनी थीं। क्या ये गलत था कि कैटी ने उसकी दोस्त एनाबेले के विपरीत एलेक्जेंडर के बारे में निर्णय लिया था? कैटी की चाची हमेशा उसके भोलेपन और लोगों को सही समझने के बारे में चिंतित रहती थी। कैटी की नजर उस आदमी पर पड़ी जो दूसरे कोने से उसे देख रहा था, जिससे कैटी को थोड़ा अजीब लगा। उस आदमी की ठंडी काली आंखें थीं और कुछ अजीब कारणों से कैटी को डरा रही थी। कैटी के बगल में खड़े आदमी ने कैटी को कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहां मिलोगी। जब कैटी देखने के लिए मुड़ी कि वो कौन था, उसने वहां एक लंबे आदमी को देखा जो कैटी के बगल में खड़ा था। कैटी ने पानी में मछली की तरह अपना मुंह खोला। हवा के कारण उसके भूरे बाल अपनी जगह से थोड़े हिल गए थे। लॉर्ड निकोलस, कैटी चिल्लाई और अपना सिर झुकाकर चिल्लाने के लिए खुद को डांटती है। क्या मैं तुम्हें याद हूं? लॉर्ड निकोलस ने कैटी के बगल में खड़े होकर पूछा। मैंने आपको कागजों में देखा था। मेरा मतलब समाचार पत्र में। कैटी ने संदेह भरी नजरों से गुस्से में जवाब दिया। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? कैटी ने परेशान होकर लॉर्ड निकोलस से पूछा क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। शायद कैटी की याददाश्त बहुत खराब हो गई थी। हम मिले थे 1 घंटे के लिए, लॉर्ड निकोलस ने सोचा। जब तुम एक प्यारी छोटी लड़की थीं, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है, इसलिए तुम मुझ पर गुस्सा मत हो। लॉर्ड निकोलस ने कैटी की बड़ी भौहों को देखते हुए जवाब दिया। लॉर्ड निकोलस ने एक नौकर को वाइन की गिलास लेने के लिए रोका और कैटी को वाइन के लिए पूछा, जिस पर कैटी ने अपना सिर हिला दिया। ये सोचकर नहीं कहना असभ्य हो सकता है। बर्फ के कारण वातावरण का तापमान गिर रहा था। एक वाइन की गिलास से कुछ नुकसान नहीं होगा। कैटी खुशी थी कि उसकी पोशाक कई परतों से बनी थी जो उसे ठंड से बचा रही थी। क्रिस्टल गिलास को अपने होठों के पास लाते हुए कैटी ने एक घूंट लिया जो गले में नरम पानी की तरह लगा। कैटी को बहुत स्वादिष्ट लगी, ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। उसने उत्सुकता से एक और घूंट लिया और एक दो बूंदें उसके मुंह के किनारे से नीचे गिर गई। कैटी ने अपने हाथों को देखा और उसे महसूस हुआ कि उसने अपना रूमाल फिर से खो दिया है जब वो बाहर गई थी। जैसी ही कैटी ने अपने हाथ को देखा, लॉर्ड निकोलस उसे अपना रूमाल दिया। ये रहा। लॉर्ड निकोलस ने अपना हाथ उठाया और कैटी के चेहरे को रूमाल से साफ किया, जिससे कैटी का मुंह शर्म से लाल हो गया। धन्यवाद, मैं साफ करके आपको वापस कर देती हूँ, लॉर्ड निकोलस, कैटी ने कहा, जिसे सुनकर लॉर्ड निकोलस धीरे से मुस्कुराया। इतनी चिंता मत करो, ये सिर्फ वाइन है, कोई गंदा दाग नहीं है, लॉर्ड निकोलस ने कैटी की ओर देखते हुए कहा। लेकिन कैटी ने ध्यान दिया कि कुछ लोग उसे घूर रहे थे। अन्य दो लॉर्ड्स की तुलना में लॉर्ड एलेक्जेंडर और लॉर्ड निकोलस साम्राज्य के सबसे अच्छे दिखने वाले पुरुष थे। निकोलस के शरीर पर मांसपेशियों की अच्छी मात्रा है और वो लंबा भी है, लेकिन उसका शरीर भारी नहीं है। उसका चेहरा चौकोर था। जब वो मुस्कुराता था तो उसके बाएं गाल पर गड्ढा पड़ जाता था। लॉर्ड निकोलस ने चारों ओर सुंदर, प्रगतिशील वातावरण बनाया था, जिससे वो जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। जैसा कि एक बार अखबार में लिखा गया था, निकोलस साम्राज्य के व्हाइट राजकुमार थे जो अपने व्यवहार में सौम्य और दयालु थे, जबकि एलेक्जेंडर अंधकार के राजकुमार थे जिन्हें फरिश्ता कहना बहुत दूर की बात थी। फिर भी वो दोनों एक ही समान थे, जो चीजों को दूसरे से थोड़ा अलग तरीके से पेश करते थे। तुम किसके साथ आई हो? निकोलस ने कैटी से पूछा और कैटी ने बताया कि वो अपनी दोस्त एनाबेले के साथ उत्सव में भाग लेने आई है। कैटी को निकोलस से बात करना आसान लगा क्योंकि वो अन्य उच्च श्रेणी के वैम्पायर से ज्यादा फ्रेंडली था। जब वो दोनों कैटी के शहर के बारे में बातें कर रहे थे, तभी किसी ने बीच में आकर कुछ कहा। मुझे खुशी है कि तुम इस उत्सव पर आ गए, निकोलस, एलेक्जेंडर उनकी ओर चलते हुए बोला और पीछे कैरोलीन खोई हुई चल रही थी। मुझे खुशी है कि मैं यहां आया, लॉर्ड निकोलस ने जवाब दिया। मिस कैरोलीन, आप हर गुजरते दिन के साथ और सुंदर दिख रही हो, लॉर्ड निकोलस ने कैरोलीन की प्रशंसा की। धन्यवाद, निकोलस। ऐसा लगा कि कैरोलीन का चेहरा कितनी जल्दी अपनी तारीफ सुनकर लाल हो गया। जब निकोलस जैसा इंसान किसी की तारीफ करेगा तो ये एक उच्च प्रशंसा होगी, इसमें कैरोलीन को कोई दोष नहीं दे सकता। यदि कैटी उसकी जगह पर होती तो वो भी इसी तरह से प्रतिक्रिया देती। ऐसा नहीं कि कैटी को अपने परिवार के अलावा कभी किसी से कोई तारीफ नहीं मिली हो।
उसके परिवार के लिए कैटी बहुत सुंदर थी, जबकि उसे यकीन था कि अन्य लोगों उसे बदसूरत समझते थे, एक आलू की तरह। मैंने सुना है कि आपने कुछ महीने पहले सबसे दूर पूर्व दिशा की यात्रा की थी, कैरोलीन ने लॉर्ड निकोलस से कहा, और निकोलस ने जो कुछ देखा था उसका विवरण देना शुरू कर दिया। एम्पायर से दूर लोगों की अलग अलग जीवन शैली को जानना बहुत दिलचस्प लग रहा था। फिर बातचीत कैरोलीन की गर्मियों योजनाओं पर चली गई। एलेक्जेंडर, जो कैटी के बगल में खड़ा था, जिसे कैटी ने छुपते हुए देखा और ध्यान रखा कि कोई उसे पकड़ न ले। कैटी की सुंदरता पर मोहित होकर लॉर्ड ऑफ वेलेरियन का ध्यान फिर से कैटी की ओर गया और उसने कैटी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, मिस कैथरीन? इससे पहले कैटी कोई जवाब देती, लॉर्ड ऑफ वेलेरियन उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गया। लॉर्ड एलेक्जेंडर, प्लीज रुकिए, कैटी ने घबराते हुए कहा। 18 ब्लैक एंड व्हाइट भाग 2। कैटी बहुत हैरान हुई जब एलेक्जेंडर ने उसे अपने साथ डांस के लिए बुलाया। इससे पहले कि कैटी को कुछ समझ आता, वो दोनों डांस फ्लोर पर थे। कमरे की अन्य महिलाओं की तरह कैटी को नृत्य का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसकी कभी सीखने की इच्छा नहीं हुई। कैटी के पास इसके लिए न तो वक्त था न ही पैसा। नृत्य करने के सही तरीके का ज्ञान उच्च महिलाओं के लिए है, और कैटी उनमें से नहीं थी। मुझे डांस नहीं आता, कैटी ने धीरे से एलेक्जेंडर के कान में कहा। ऐसा क्या है? एलेक्जेंडर ने कैटी के कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह सीखने का सही समय है। कैथरीन फिर मंद और धीमा संगीत सुनकर बहुत खुश हुई, जिसमें बहुत ज्यादा हाथ हिलाने की जरूरत नहीं थी। एलेक्जेंडर से बातचीत करने के लिए कैटी अपने मन को पढ़ने में व्यस्त थी। कैटी ने गलती से 2 बार अपने पैरों को हिलाया, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे क्षमा करें, कैटी ने जल्दी से माफी मांगते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और एलेक्जेंडर को मुस्कुराते हुए देखा। कैटी एक बतख की तरह डांस कर रही थी, जिसे एलेक्जेंडर देखकर खुश हो रहा था। यह भयानक था। इतिहास में अब तक की सबसे बुरी घटना है, कैटी ने अपने मन में सोचा। ऐसा नहीं सोचते। एलेक्जेंडर ने कैटी को घुमाया और उसका चेहरा सामने करके उसकी आंखों में देखा। गलतियां करे बिना कोई भी नहीं सीखता है। यदि आपने कोई गलती नहीं की और उससे कुछ नहीं सीखा, तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। एलेक्जेंडर के शब्दों ने कैटी को हिम्मत दी। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, कैटी ने एलेक्जेंडर की सोच को अपनाते हुए उसका पालन करना शुरू कर किया, जो करना कैटी को आसान लग रहा था। अचानक मुख्य हॉल की रोशनी चली गई और एलेक्जेंडर की उंगलियां कैटी ने अपनी गर्दन पर महसूस की तो उसकी सांस रुक गई। देखा, तुमने इसे संभाल के रखा है, एलेक्जेंडर ने कैटी की गर्दन में पहनी चांदी की चैन को छूते हुए उसके कान में कहा। और अगले 2 सेकंड में बिजली आ गई और सभी पहले जैसे डांस करने लगे। कैटी ने ऊंचे टॉवर की घड़ी को बजते हुए देखा। 11 बज गए थे। क्या आपके पास अपने घर वापस जाने के लिए कोई रक्षक है? एलेक्जेंडर ने कैटी से पूछा, जिस पर कैटी ने नहीं कहा। एक पल के लिए कैटी ने सोचा कि एलेक्जेंडर उसे घर तक छोड़ने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपके लिए एक गाड़ी के साथ रक्षक की व्यवस्था करता हूं ताकि आप सुरक्षित घर पहुंच जाएं। एलेक्जेंडर ने एक गार्ड को गाड़ी तैयार करने का आदेश दिया, जो पास से गुजर रहा था। हालांकि कैटी एलेक्जेंडर के साथ कुछ और समय बिताना चाहती थी, लेकिन वो एलेक्जेंडर से ऐसा पूछ नहीं सकती थी। एलेक्जेंडर को यहां रहकर जरूरी मामलों पर ध्यान देना होगा और वो सिर्फ उसके काम में बाधा बनेंगी। जब निकोलस कैटी के पास अलविदा कहने आया तो कैटी को खुशी महसूस हुई। जितना भी वक्त कैटी ने निकोलस के साथ गुजरा, उसने कैटी का अच्छे से ख्याल रखा और इस व्यवहार के लिए कैटी उसकी आभारी रहेगी। एलेक्जेंडर कैटी को गाड़ी में जाते हुए देखने के लिए मुख्य हॉल से बाहर आया। जैसे ही दोनों थोड़ा चलने लगे, हवा का बहाव उन दोनों की ओर आया। पेड़ों से सूखे पत्ते नीचे गिर रहे थे। कैटी के बालों में से एक कतरा ढीला हो गया और उसके चेहरे पर आ गया। जैसे ही घोड़ों ने गाड़ी को खींचा, एलेक्जेंडर ने कैटी की ओर देखा। कैटी बहुत सुंदर, कोमल और प्यारी लग रही थी। इसने एलेक्जेंडर के जानवर को आकाशदीप की रोशनी की तरह जगाया, जो उसकी शुद्ध आत्मा को अपमानित करना चाहता था। एलेक्जेंडर ने रास्ते में अन्य पुरुषों को कैटी की ओर देखते हुए देखा और इससे वो चिढ़ गया था। एलेक्जेंडर कैरोलीन को केवल इसलिए संतुष्ट कर रहा था क्योंकि वो उसके लिए उपयोगी थी। एक तरह का मोहरा, जिसका इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा, जिससे एलेक्जेंडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एलेक्जेंडर को पता था कि अगर वो चाहता है कि कैथरीन सुरक्षित रहे तो उसे कैटी को अपने से दूर रखना होगा। बहुत से लोग ऐसे थे जो उसे नीचे लाने के लिए उसकी कमजोरी को ढूंढना चाहते थे, और कैटी एक मनुष्य थी। एलेक्जेंडर के दुश्मन चारों ओर घूमते रहते हैं, जैसे अभी एक जो खंभे के पीछे खड़ा है। तांगे वाला दरवाजा खोलने के लिए अपनी सीट से नीचे उतर गया ताकि कैटी अंदर पहुंच सके, लेकिन बजाय इसके कोई और बाहर निकल गया। वो इलियट हॉक था, लॉर्ड एलेक्जेंडर का थर्ड इन कमांड, जो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। उसने लहराते हुए बालों को कोनों से काट दिया गया था, जबकि सामने की तरफ के बालों को लंबा रखा था ताकि वे उसके माथे पर गिरे। इलियट। कैटी ने जैसे ही उसका नाम लिया, इलियट सूरज की तरह चमकने लगा। सिल्विया, जो एक संदेश देने दूर गई थी, अभी हवेली में लौट आई और कैटी को देखकर मुस्कुराई। कैटी, क्या मैं तुम्हें याद हूं? मैंने तुम्हें बहुत याद किया।
इलियट ने कैटी को गले लगते हुए कहा और उसे अपनी बाहों में घुमाया, जैसे कि कैटी फिर से 6 साल की हो गई हो। इसने कैटी हंस पड़ी। कैटी को हल्का सा याद आया कि कैसे इलियट उसको कहानियां पढ़कर सुनाता था। भले ही यादें थोड़ी धुंधली हो गई थी, कैटी इलियट को भूली नहीं थी। जितने भी समय कैटी महल में रही, इलियट और सिल्विया उसके दोस्त रहे। इलियट ने कैटी का हाथ पकड़ा हुआ था जब कैटी की नजर एलेक्जेंडर की छोटी आंखों की तरफ गई। हवेली की खुशियों में जैसे रंग भरने वाले थे। इलियट कैटी को देखकर बहुत खुश हुआ। ये उसको देखकर जाहिर हो रहा था। सिल्विया ने सोचा कैटी उसके लिए एक गोद ली हुई बेटी की तरह थी। सिल्विया ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि इस बार का इवेंट कैसा रहेगा। इलियट और सिल्विया कैटी के साथ गाड़ी में चले गए और कैटी बहुत खुश थी। 2 घंटे के बाद शहर पहुंचे। कैटी गाड़ी से नीचे उतरने के लिए बाहर निकली और हाथ हिलाते हुए मुस्कुराई। वो अपनी चाची को ये बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि उसकी रात कितनी अच्छी बीती। कैटी ने दरवाजा खटखटाते हुए चारों ओर देखा तो रात का घुप अंधेरा और सर्दी भी थी। सब लोग सो चुके थे। कैटी ने जोर से दरवाजा खटखटाया तो देखा कि दरवाजा पहले से खुला था। उसे ये थोड़ा अटपटा लगा। अंदर कदम रखते ही कैटी सीधा रसोई में देखने के लिए गई कि क्या उसकी चाची जाग रही है, लेकिन रास्ते में उसने जमीन पर किसी को गिरा हुआ पाया जिसके शरीर से खून निकल रहा था। वो उसके चाचा और चाची थे जिनकी जीभ कटी हुई थी। नहीं, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। राल्फ। उसने अपने चचेरे भाई का नाम पुकारा, लेकिन कमरे में कैटी की तेज सांस लेने की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। कैटी सीधा अपने कमरे में गई और पाया कि सब कुछ जमीन पर बिखरा और टूटा हुआ था। दीवार पर खून लगा था, लेकिन राल्फ कहीं नजर नहीं आ रहा था। कैटी फिर से नीचे चली गई जहां उसके चाचा और चाची पड़े थे और उनके शरीर को अपने कांपते हाथों से हिलाया, लेकिन वे मर चुके थे। यहाँ क्या हुआ है? ये सिल्विया थी जो कैटी को चॉकलेट का डिब्बा देने आई थी, जो उसे पहले देना भूल गई थी। कुछ अजीब कारणों से सिल्विया शहर के बारे संदिग्ध महसूस कर रही थी। यहाँ बहुत शांति थी, भले ही मनुष्य दक्षिण साम्राज्य मिथवेड के इस हिस्से में रहते थे। जब सिल्विया ने घर के अंदर कदम रखा तो उसे खून की महक आई। जल्द ही सिल्विया को समझ आ गया कि गंध कहाँ से आ रही थी। किसी ने कैटी के चाचा और चाची की हत्या कर दी थी। इलियट, ये देखो कितने शव है, हर जगह है। इलियट ने अपनी भौहें उठाकर कहा और सिल्विया ने घबराते हुए इलियट को देखा। इसे सूंघो। इलियट सही था। हवा में खून की महक को सिल्विया ने महसूस किया। जैसे ही उसने गहरी सांस ली। सिर्फ ये एक घर ऐसा नहीं था जिसमें कुछ गलत हुआ था। कैटी। इलियट ने कैटी को पुकारा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। इलियट उस तरफ चला गया जहां कैटी थी और उसने कैटी का कोरा चेहरा देखा जिस पर कोई भाव नहीं था। कैटी ने इलियट और सिल्विया पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो इस वारदात को देखकर बेसुध थी। जब इलियट ने कैटी के कंधे को हिलाया तो कैटी ने अपने पीछे घबराए हुए इलियट को देखा, जो उसे गौर से देख रहा था। कैटी ने पलटकर अपने परिवार को देखा और अपने भावनाओं को संभाल नहीं पाई। कैटी को चिंता से दौरा पड़ रहा था। सिल्विया ने देखा कैटी जोर से सांस ले रही थी और उसकी आंखों में निराशा नजर आ रही थी। कैटी को जोर से अंदर बाहर सांस लेने के लिए सिल्विया ने कहा और तभी टांगे वाला दरवाजे के पास आया। सर इलियट, सभी घरों में लाशें हैं। ये एक हत्याकांड है, सिल्विया ने चिंता करते हुए धीरे से कहा। अब क्या करना है? इलियट ने टांगे वाले को पलटकर आदेश दिया। इसके बारे में लॉर्ड एलेक्जेंडर को सूचित करो। 19 बेघर भाग 1। एलेक्जेंडर जाग रहा था जब टांगे वाला संदेश लेकर आया जो इलियट ने दिया था। संदेश सुनकर एलेक्जेंडर अपने 2 गार्ड्स के साथ महल से निकल जाता है और जब तक वो वापस नहीं आता अपनी गैरहाजिरी में ओलिवर को वहां रहने को कहता है, जो सेकंड इन कमांड था। एलेक्जेंडर शहर की ओर जाते समय अपने काले घोड़े पर सवार था। उसने महसूस किया कि तापमान कम हो रहा था। शहर पहुंचते ही जिस घर से सामने से हो गुजरा, हवा में खून की बदबू ने उसका स्वागत किया। एलेक्जेंडर ने लगाम खींचकर अपने घोड़े को रोका और नीचे उतर गया। क्या हुआ? एलेक्जेंडर ने इलियट से कैटी के घर पहुंचकर पूछा। कैटी के रिश्तेदारों सहित वहां के सभी लोग उस समय तक मर चुके हैं, लेकिन उसके चचेरे भाई का शव नहीं मिल रहा। उसका शरीर कुछ अन्य लोगों की तरह गायब है। तीसरे इन कमांड ने परेशान होते हुए एलेक्जेंडर को बताया। जैसे ही वे घर के अंदर आया, लॉर्ड ऑफ वेलेरियन ने गार्ड्स को आदेश देते हुआ कहा कि वो हर घर की जांच करें और देखें कि कोई जीवित तो नहीं है। गार्ड्स आवाज लगाते हुए हर घर को देख रहे थे। जैसे ही एलेक्जेंडर ने कमरे में कदम रखा तो उसने पाया कि कैटी जमीन पर दीवार से लगकर बैठी है और उसकी आंखें बंद है। कैटी धीरे धीरे सांस ले रही थी। कैटी के बगल में सिल्विया अपने दोनों हाथों को मोड़कर कुछ सोच रही थी। कोई जानकारी मिली? सिल्विया ने एलेक्जेंडर को देखते हुए पूछा और इलियट कमरे में प्रवेश करता है। सिल्विया की बात सुनकर कैटी अपनी थकी आंखें खोलती है। अभी तो कुछ भी नहीं, इलियट ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। हर किसी का गला काफी सहजता से काटा गया है। क्या आपको लगता है कि ये वैम्पायर ने किया है? यह कहना मुश्किल है कि यहाँ क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा है कि ये किसने किया है। लॉर्ड ने लाशों की ओर चलते हुए कहा और फर्श पर लगे खून को छूकर अपनी उंगलियों पर महसूस किया।
वैसे तो हर लाश को गले से कटा गया है, पर वैम्पायर हमेशा खाने से पहले काटते हैं। हत्याकांड है? कैटी ने सिल्विया की ओर देखते हुए पूछा और उसने सिर हिलाया। लेकिन बिना किसी कारण के सामूहिक हत्या क्यों? ये बिना किसी कारण के लिए नहीं हुआ है, एलेक्जेंडर ने जवाब दिया। जब वैम्पायर ने मनुष्यों के साथ अपना जीवन शुरू किया तो वहां डायन भी उनके साथ थी। जब मारने की बात आती है तो वैम्पायर की तुलना में डायन ज्यादा खतरनाक होती है। मुझे लगा कि डायन खत्म हो चुकी है, कैटी ने अपने हाथों को जोड़कर कहा। सभी डायन खराब नहीं होती, एलेक्जेंडर ने खिड़की की तरफ चलते हुए कहा। उन सब डायन में से कुछ अच्छी भी होती है, लेकिन कुछ खराब डायन के कारण राज्य से सभी डायन को बाहर निकल दिया था और कुछ को जिंदा जला दिया था। तब से खतरनाक डायन अपनी शक्ति को जीवित करने की कोशिश करती रही हैं। ये सिर्फ बातें हैं क्योंकि हमें पक्के से नहीं पता है कि यहाँ क्या हुआ था। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, एलेक्जेंडर ने कैटी की आंखों में आंखें डालकर कहा। काउंसिल के लिए ये मामला सबसे महत्वपूर्ण होगा और मैं लापता लोगों को खोजने के लिए एक दल भेजता हूँ। कैटी ने केवल अपना सिर हिलाया और जब वो पलटी तो उसकी नजर अपने चाचा चाची की लाश पर पड़ी। दुख और शोक ने उसकी आंखों में आंसू भर दिए। अगले दिन सभी लाशों को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहां कैटी के माता पिता को दफनाया गया था। कैटी को छोड़कर कोई भी मृतकों का शोक मनाने वाला नहीं था और उनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि लापता लोग जीवित भी है कि नहीं। इस समय कैटी के दुख को कोई और महसूस नहीं कर सकता था। कैटी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसके चाचा चाची एक हत्याकांड में मारे गए हैं और उन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। एलेक्जेंडर ने सिल्विया को कहा कि वो कैटी को महल में ले जाए क्योंकि उसे काउंसिल के एक सदस्य से कुछ बात करनी थी। लॉर्ड ऑफ वेलेरियन के महल में पहुंचते ही सिल्विया ने कैटी का हाथ पकड़ लिया क्योंकि कैटी अपनी जगह से नहीं हिल रही थी। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारा कमरा थोड़े दिन पहले ही साफ किया था। हमने किसी भी चीज को नहीं हिलाया, सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम यहाँ छोड़कर गई थी, सिल्विया ने बाथरूम की ओर जाते हुए कहा। सिल्विया ने कोशिश की वो कैटी से थोड़ी थोड़ी बातचीत करती रहे। तुम थोड़ी तरोताजा हो जाओ, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। कैटी ने एक छोटी सी मुस्कान देते हुए अपना सिर हिलाया। मैं एक हिम्मत वाली लड़की हूँ, जबकि दिखती कोमल हूँ, कैटी ने अपने मन में सोचा और बाथरूम में चली गई। कैटी ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और बाथटब में नहाने के लिए चली गई जिसमें गर्म पानी भरा था। कैटी बाथटब के किनारे अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई। कैटी की आंखों में अपने मृतक परिवार की यादें थी। ये ऐसा था जैसे कि कुछ ही मिनटों पहले कैटी की चाची उसके चचेरे भाई राल्फ का पीछा कर रही थी कि वो चाची को जंगल से लकड़ी के टुकड़े लाकर दे। दरवाजे पर दस्तक ने कैटी को चौंका दिया और उसने तुरंत खुद को अपने हाथों से ढक लिया। ओह माय, तुम अभी भी शर्माती हो, कैटी ने अपने पीछे से एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुनी। सिल्विया ने मुझे आपकी मदद करने के लिए कहा और मैंने देखा कि आपने अभी तक स्क्रब को नहीं छुआ है। मैं डेजी हूं, उसने खुद का नाम ममता भरी मुस्कान के साथ बताया। ये कहा जाता है कि जब कोई आपके प्रति दयालु होता है तो उसका होना आपको ज्यादा रुलाता है और यही आपके साथ हुआ है। वहां वहां महिला ने कैटी के सिर को थपथपाया क्योंकि उसके रोने की आवाज बाथरूम में गूंज रही थी। मुझे क्षमा करें, कैटी ने अपने आंसू पोंछते हुए माफी मांगी। कोई बात नहीं डियर, मैंने सुना है कि क्या हुआ और मुझे आपके नुकसान के लिए खेद है, डेजी ने स्टैंड से स्क्रब पर सफेद तरल पदार्थ लगते हुए कहा। कुछ साल पहले मेरे परिवार को दुष्ट वैम्पायर्स ने मार दिया था। मेरे इकलौते बेटे और बहू को मेरी आंखों के सामने बेरहमी से मार दिया गया, सिर्फ मुझे और मेरे पोते को जिंदा छोड़ दिया गया। मुझे दुख है, कैटी ने महिला से आश्चर्यचकित होकर पूछा कि इसका डेजी पर क्या प्रभाव पड़ा क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखा था। क्या आप वैम्पायर से नफरत करती हैं? कैटी ने महिला से मुस्कुराते हुए पूछा। मैं क्यों करूंगी? सिर्फ इसलिए कि उनमें से एक बुरा निकला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्य वैम्पायर से घृणा करने लगे। ये सच है कि अगर स्वभाव से देखा जाए तो वैम्पायर अच्छे नहीं हैं, लेकिन मनुष्य भी दयालु नहीं होते हैं। हम सभी में अच्छी और बुरी बातें हैं। लॉर्ड एलेक्जेंडर ही थे जिन्होंने हमें आसरा दिया था, कैटी की पीठ को रगड़ते हुए डेजी ने कहा। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो एक खिड़की खुल जाती है। हमें केवल ये आशा करनी चाहिए कि हमारे प्रियजनों की आत्मा को शांति मिले और हम उन लोगों के लिए जिए जो हमारे दिल में हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें बहुत प्रिय है? कोई मुझे प्रिय हो? कैटी ने सोच समझकर कहा। बिल्कुल सही, कैटी ने अपना स्नान पूरा करने के बाद एक हल्की गुलाबी पोशाक पहनी थी जो उसके घुटने तक थी, जिस पर फूलों की डिजाइन बनी थी। डेजी कमरे से चली गई जब कैटी ने स्नान कर लिया। कैटी अपने बाल बना रही थी जब सिल्विया वहां एक नौकर के साथ खाने की 2 प्लेट लेकर आई। आप इस प्लेट को कहाँ रखवाना चाहती हैं, लेडी सिल्विया? नौकर ने विनम्रता से पूछा। बिस्तर पर रख दो। और क्या आप किसी को यहाँ आने और चादर बदलने के लिए कह सकते हैं जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तब?
सिल्विया ने नौकर को कहा, जिस पर नौकर ने कहा जी हाँ लेडी सिल्विया, और बिना किसी भाव के चारों ओर नजर डाले बिना कमरे से बाहर चला गया। क्या लोग सामान्य रूप से यहाँ विनम्र हैं? कैटी ने सिल्विया से पूछा। बस कुछ ही लोग हैं ऐसे। सिल्विया ने कैटी और अपने लिए प्लेट लगाई। डेजी को यहाँ भेजना अच्छा साबित हुआ, सिल्विया ने अपने मन में सोचा। कैटी बहुत बेहतर लग रही थी, हालांकि वो नहीं जानती थी कि इस तरह का वातावरण कब तक रहने वाला था। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही एक नौकर एलेक्जेंडर का कोट लेने आया। अपना कोट देते हुए उसने एक गहरी सांस ली और ऊपर देखा। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए एलेक्जेंडर का स्वागत उनकी काली बिल्ली आरो ने किया। जब एलेक्जेंडर हवेली में लौटा तो आधी रात हो गई थी। एलेक्जेंडर, वो सिल्विया थी। आप सोने नहीं गई? एलेक्जेंडर ने अपनी भौहें ऊपर करके पूछा। इलियट की प्रतीक्षा कर रही हो? एलेक्जेंडर ने मंद मुस्कान देते हुए पूछा। मैं उसकी प्रतीक्षा क्यों करूंगी? सिल्विया ने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा और बोलना जारी रखा। क्या आप काउंसिल से मिले हैं? हाँ। मैथियस आसपास था। सर्दियों के उत्सव के लिए धन्यवाद, जिसने मुझे काउंसिल में आगे और पीछे की यात्रा करने से बचाया। मैंने खुद रूबेन को एक पत्र भेजा और ध्यान रखा कि किसी भी तरह की जानकारी में हेरफेर या चूक नहीं हुई हो। एलेक्जेंडर काली बिल्ली के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, जो उसके पैरों के पास घूम रही थी। ओह अच्छा, सिल्विया ने जवाब दिया। कैटी ऊपर के कमरे में सो रही है और दरवाजा थोड़ा अजीब है, इसलिए अगर कैटी को जगाना नहीं चाहते तो दरवाजे को न खोले। सिल्विया ने कहा, ये जानते हुए कि एलेक्जेंडर को पहले से ही पता था कि कैटी कहाँ है। सिल्विया ने एलेक्जेंडर के चेहरे पर आराम का भाव देखा, क्योंकि जब सिल्विया ने कहा कि कैटी सो रही है, एलेक्जेंडर ने इस बात पर लगभग ध्यान नहीं दिया। एलेक्जेंडर को लॉर्ड का खिताब दिए जाने से पहले सिल्विया उसे जानती थी और इसलिए उसके इस तरह के भाव को समझना सिल्विया के लिए बहुत आसान था। एलेक्जेंडर कैटी के बारे में चिंतित था। मैं सोने जा रही हूं। सिल्विया ने अपना हाथ हवा में लहराया और वो चली गई। एलेक्जेंडर अपने कमरे की ओर चलने लगा, लेकिन अपने कमरे से पहले वाले दरवाजे पर रुक गया। उस दरवाजे के पीछे एलेक्जेंडर कैटी की दिल की धड़कन सुन सकता था। बिल्ली ने दरवाजा खोल दिया, जिसे एलेक्जेंडर देख रहा था। आज नहीं आरो, कैटी को आराम की जरूरत है, एलेक्जेंडर ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा। 1 घंटे बाद जब एलेक्जेंडर ने स्नान कर लिया और वो नौकरानी द्वारा लाया गया खून पी रहा था, वो अपने कमरे से बाहर निकलकर कैटी के कमरे की ओर चला गया। आरो दरवाजे के सामने सो रही थी। ये देखकर एलेक्जेंडर हैरान रह गया। बिल्ली ने अपनी आधी बंद आंखें खोलकर अपने मालिक को देखा, जैसे बिल्ली ने कुछ गलत किया हो। मैं कितना बुरा हूं, मैं भूल गया कि तुम मेरी बिल्ली हो, एलेक्जेंडर ने धीरे से कहते हुए दरवाजे की कुंडी को घुमाया और दरवाजे को धक्का देकर ध्यान से खोला। एलेक्जेंडर बिस्तर की खाली जगह पर बैठ गया और बिल्ली अपनी पूंछ को घुमाते हुए बिस्तर के दूसरी ओर कूद गई। कैटी को कोई बुरा सपना नहीं आ रहा था, जो एक अच्छा संकेत था। एलेक्जेंडर ने सोचा, वास्तव में कैटी बड़े आराम से सो रही थी। एलेक्जेंडर ने कैटी का कंबल ठीक से एडजस्ट किया ताकि उसे गर्म लगे और वो आराम से सोए। उसने देखा कि कैटी का गला खाली है और उसने अपने हाथ में चैन पकड़ रखी थी, जैसे कि कैटी उसको भेंट दे रही हो। एलेक्जेंडर ने अपने हाथों से कैटी की पतली गर्दन को छुआ और उसके खून के बारे में सोचते हुए अपनी जीभ को दांतों पर घुमाया। कितना वक्त हो गया उसे एक अच्छा खून पिए हुए। जो खून एलेक्जेंडर को चाहिए वो उसकी नजरों के सामने था, फिर भी उसने उसे जरूरतमंद और नाराज कर दिया। एलेक्जेंडर को पसंद नहीं कि इस तरह की कोई भी शक्ति उस पर अपना अधिकार करे। एलेक्जेंडर को कैटी का खून इसलिए भी चाहिए था क्योंकि उसने उसको अपने आप से जोड़ लिया था और ये महसूस करने में एलेक्जेंडर को 6 साल लग गए। इतने साल बीत गए, एलेक्जेंडर कभी समझ नहीं पाया कि उसकी प्यास हमेशा अधूरी क्यों रह जाती थी और इसकी वजह वो कुछ और समझता था। कुछ साल पहले एलेक्जेंडर ने कैटी को काटकर उसके गले पर निशान बना दिया था, जो थोड़े देर बाद गायब हो गया था। उसने सभी के सामने झांसा दिया ताकि कैटी को सुरक्षित रखा जा सके। कंबल कैटी के ऊपर डालकर एलेक्जेंडर ने अपनी बिल्ली को बाह में उठा लिया और कैटी को सोने के लिए कमरे में छोड़ दिया, क्योंकि आरो म्याऊं करने लगी थी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो कैटी घबराकर उठी। उसे अपना सिर भारी महसूस हुआ। जैसे जैसे समय बीता कैटी शांत बैठी रही। अब उसे वहां बुलाने वाला कोई नहीं था। दिन ऐसे ही बीतते गए और कैटी का दुख धीरे धीरे कम हो गया। सिल्विया और इलियट के पास जब भी काम नहीं होता वो दोनों कैटी से साथ रहते, जबकि एलेक्जेंडर केवल रात के खाने के दौरान ही दिखाई देता था, या कभी कभी उतना भी नहीं। सिल्विया और इलियट की दयालुता और सत्कार के लिए कैटी उनकी आभारी थी, जो उन्होंने उस पर दिखाया था। लेकिन अब 2 सप्ताह हो गए हैं और कैटी हमेशा इस तरह से नहीं रह सकती है। कैटी एक अतिथि थी, न कि लॉर्ड की कोई रिश्तेदार जिसका स्वागत किया जाए। कैटी एक परिवार को जानती थी जो दूसरे गांव चला गया था और फिर उसे मदद की जरूरत होगी तो उसकी सहेली एनाबेले भी थी। 15वें दिन कैटी ने एलेक्जेंडर से बात करने का फैसला किया और उसके अध्ययन कक्ष में गई, जहां वो इलियट और एक अन्य व्यक्ति से बात कर रहा था। कैटी उनकी बातों के बीच में बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन एलेक्जेंडर को किसी तरह ये एहसास हो गया था कि वो दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी थी और उसे कमरे रखी कुर्सी पर बैठा दिया था। इलियट एक डिवाइस के साथ खेल रहा था,
जो एक घड़ी की तरह था, जबकि लॉर्ड और अन्य लोग ग्रामीणों और शहर के लोगों के साथ उनके संबंधों के बारे में बातें कर रहे थे। राजस्व हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, कमरे में एक चश्मे वाले आदमी ने पूछा। शायद अगर हम टैक्स को कुछ कम करें तो हमें थोड़ा लाभ हो सकता है, एलेक्जेंडर ने अपना सुझाव दिया। क्या ये ठीक होगा? हम अन्य तरीकों से भी धन प्राप्त कर सकते हैं, लॉर्ड ऑफ वेलेरियन ने कहा, जिसने डेस्क से खाली चर्मपत्र लिया और आदमी को देने से पहले उस पर कुछ लिखा। ओलिवर, तुम जानते हो इसका क्या करना है? जी सर, ओलिवर ने कठोरता से चर्मपत्र लेते हुए जवाब दिया और जाने के लिए अपनी सीट से उठा। जैसा ही ओलिवर वहां से गया, उसने जाते हुए कैटी को देखा, जो कैटी ने नोटिस किया। ओलिवर हर समय कठोर और शांत रहता था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसलिए इन्हें पत्थर वाला आदमी कहा जाता था, कैटी ने अपने मन में सोचा। पर शायद यही वजह है कि उसने सेकंड इन कमांड की जगह हासिल की थी। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, मिस कैथरीन? एलेक्जेंडर ने दरवाजा बंद करते हुए कैटी से पूछा, जैसे ही ओलिवर अध्ययन कक्ष से बाहर गया। मैं आपके काम में बाधा डालने के लिए माफी चाहती हूं, कैटी ने माफी मांगी। जब कैटी ने सिल्विया से पूछा था कि एलेक्जेंडर कहां है, और अगर एलेक्जेंडर व्यस्त है तो वो घंटों इंतजार कर सकती है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बाधित नहीं हुआ है, एलेक्जेंडर ने कैटी को एक आकर्षक मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिसने कैटी को एक उलझन में डाल दिया और कैटी ये भूल गई वो किस कारण से कुछ सेकंड के लिए एलेक्जेंडर से मिलने आई थी। हमने अगले सप्ताह थिएटर जाने की योजना बनाई है, क्या आप साथ आना चाहती हो? इलियट ने डिवाइस को डेस्क पर रखते हुए कैटी से पूछा। थिएटर? मेरा मानना है कि तुम पहले कभी थिएटर नहीं गई होगी, एलेक्जेंडर ने कहा, जिस पर कैटी ने अपना सिर हिला दिया। एलेक्जेंडर कैटी के प्रति मेहरबान था और यदि कैटी यहां अधिक समय तक रहती तो कैटी को केवल यही लगेगा कि वो अपने निजी लाभ के लिए उसकी दया का उपयोग कर रही है। आपको अवश्य आना चाहिए, आपको ये पसंद आएगा। कैटी का दिमाग बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसे याद था कि उसने महल छोड़कर जाने के बारे में सोचा था। मुझे नहीं लगता कि मैं चल सकती हूँ, कैटी ने घबराई हुई मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। सोचा वो किस तरह अपने मन की बात शुरू करे। मैं वास्तव में यहाँ ये कहने के लिए आई थी कि मैं कल हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर एलेक्जेंडर ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जल्द ही अपने चेहरे के भाव को ठीक कर लिया। आहो, इलियट ने कहा और उसने मन में सोचा कि विशाल आकाश में गुजरते बादलों की तरह लॉर्ड्स का व्यवहार बदल गया। क्या तुम्हें यहां रहने में कोई परेशानी है? यहां सब कुछ बहुत आरामदायक है, कैटी ने अपने हाथों में पसीने को महसूस करते हुए लॉर्ड ऑफ वेलेरियन की आंखों में देखते हुए कहा। लगता है मुझे यहाँ इस महल में रहते हुए ज्यादा दिन हो गए हैं और अब सही समय आ गया है कि मैं कोई नौकरी ढूंढना शुरू करूं ताकि मैं खुद को सहारा दे सकूं। मैं एक दोस्त को जानती हूं जो मेरी मदद करेंगी। भले ही कैटी के पास अपना घर था, पर वो वहां वापस नहीं जा सकती। वो बेघर थी, जिसके पास कोई नौकरी या पैसा नहीं था। क्या ऐसा है? एलेक्जेंडर ने आराम से जवाब दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस तरह की नौकरी की तलाश कर रही हैं? कुछ ऐसा जहां मुझे अच्छे पैसे मिले और वो काम करना मेरे लिए सुरक्षित हो। पिछली नौकरी में मैं एक सहायक लाइब्रेरियन की थी, लेकिन अब मुझे 2 नौकरियों की तलाश करनी होगी। हम उनकी प्रतिक्रिया थी और उन्होंने कहा, मुझे एक अच्छे वेतन के साथ एक नौकरी का पता है जो सुरक्षा के साथ रहने के लिए मुफ्त स्थान भी देती है। वास्तव में? कैटी ने सीधे बैठते हुए कहा। इलियट जानता था कि बातचीत किस ओर जा रही थी। देश में मानव तस्करी काफी तादाद में चल रही थी और उनकी नजर में कैटी का उनके साथ रहना कैटी के किसी ऐसी जगह पर रहने से बेहतर था जहां वो जानते थे कि वो सुरक्षित नहीं है। हाँ, काम यहाँ की हवेली में है, उसने चमकती हुई नजरों से बताया। हम किसी से मदद भी ले सकते हैं, इलियट? एलेक्जेंडर ने अपने दोस्त से पूछा। एलेक्जेंडर ने सही कहा, हमें पार्टियों के दौरान सदस्यों की कमी हो जाती है। इलियट ने कैटी का विरोध करने से पहले कैटी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सिल्विया को यह संदेश दे दूंगा, उसने कमरे से बाहर निकलते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन नौकरी में क्या करना होगा? बस साधारण सा घर का काम, सफाई और बगीचों की देखभाल, एलेक्जेंडर ने अपनी सीट पर वापस झुककर कहा। जब मुझे आवश्यकता होगी तो तुम मेरी भी सहायता करोगी। उदाहरण के लिए मेरे कमरे की साफ सफाई करना, मेरा नाश्ता लाना और आरओ की देखभाल करना। ये काम बुरा नहीं लगता, कैटी ने अपने मन से सोचा। कैटी थोड़ा वक्त यहाँ काम सकती है और फिर कुछ समय बाद बाहर जा सकती है। कैटी जैसे ही दरवाजे की ओर चली, लॉर्ड ऑफ वेलेरियन ने कहा, और कैथरीन? हाँ, कैटी ने मुड़कर पूछा। तुम उसी कमरे में सोने वाली हो जहां अभी हो और तहखाने में नहीं जहां नौकर सोते हैं। 21 चंद्रमा का संकेत, भाग 1। डेजी को वेलेरियन लॉर्ड ने कैटी को काम करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए कहा क्योंकि आधिकारिक तौर से कैटी अगले दिन से काम करना शुरू कर देगी, तो बुजुर्ग महिला को एलेक्जेंडर के लिए अजीब लगा।
एक नौकरानी उच्च वर्ग के लोगों के नौकर के बराबर थी और कैटी को यहाँ अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था। लॉर्ड ऐसा क्यों करेंगे? हवेली में कुछ नौकर अच्छे थे लेकिन कुछ बुरे भी थे। तो मैं केटी का हाथ तुम्हारे हाथों में देता हूं, मिसेस फ्लाइन। डेजी ने लॉर्ड की बात सुनी और अपना सिर झुका लिया। हवेली से गुजरते हुए डेजी ने जो भी बताया कैटी ने उसे समझ लिया। कैटी यहाँ एक मेहमान बनकर आई थी तो उसने कभी महल को पूरी तरह से नहीं देखा था क्योंकि वो ज्यादातर कमरे में या बगीचे में ही रहा करती थी, लेकिन अब नौकरानी के रूप में वो देख सकती थी कि हवेली वास्तव में कितनी सुंदर थी। ऊंची छतों की वजह से हवेली विशाल दिखती थी जिस पर चित्रकारी की गई थी। हवेली के पीछे एक रास्ता था जो तहखाना में जाने के लिए था। क्या ये वो रास्ता है जो आपके कक्ष को जाता है? कैटी ने चलते हुए पूछा। भले ही दोनों तरफ की दीवारों पर मशालें जल रही हों, लेकिन वो जगह अंधकार से भरी थी क्योंकि वहां की दीवारें काली थी। यही वो रास्ता है, डेजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ध्यान दिया कैटी ने उस जगह को डेजी का चैम्बर कहा, ना कि नौकरों का कक्ष। लॉर्ड एलेक्जेंडर के लिए काम करने वाले हर नौकर या नौकरानी इस जगह पर रहते हैं, लेकिन जनरलों और कमांडरों के नौकर यहां नहीं रहते। लगता है कि आप पहले से ही ये सब जानती हैं। हाँ, कैटी ने जवाब दिया। लॉर्ड एलेक्जेंडर ने इसके बारे में बताया था जब डेजी के साथ जाने से पहले वो कैटी को कुछ नियम निर्धारित कर रहे थे। कक्ष को आम हॉल के बाद दो भागों में बांटा गया है, एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। कुछ नौकरानियां जो आपस में बातें कर रही थीं, उनके कक्ष में एक नए व्यक्ति को देखते ही चुप हो गई। दूसरी ओर कैटी ने वहां मौजूद पुरुषों को देखा जो उसको देख रहे थे। सब लोग सुने, ये कैथरीन है और अब से ये घर के आसपास के कामों में हमारी मदद करेगी। डेजी ने कैटी को लोगों से मिलवाया। क्या ये वही मेहमान नहीं है जिसे मिस सिल्विया कुछ दिनों पहले यहां लाई थी? उनमें से एक नौकरानी ने पूछा। हाँ, वही थी, लेकिन डेजी ने कहा, जिसे सुनकर बीच में एक नौकरानी बोली। क्या लॉर्ड ने तुम्हारे साथ गंदा काम किया, तुम्हें नौकरानी बनाकर छोड़ दिया है? उसके भूरे रंग के कर्ल बाल थे जो उसके कंधों तक आते थे और उसकी आंखों का रंग जैतून था। क्या? अचानक से ऐसा सवाल सुनकर कैटी की आंखें बड़ी हो गई। जबान संभाल कर बोलो माटिल्डा, इससे पहले मैं तुम्हारी शिकायत करूं। डेजी ने माटिल्डा को चेतावनी दी और माटिल्डा मुस्कुराने लगी। कैटी ने ध्यान दिया कि माटिल्डा अपने आकर्षण से किसी भी पुरुष की लुभा सकती थी। लगता है कि आपने नहीं किया है। मिस कैटी, माटिल्डा की बातों का बुरा मत मानो, उसकी जबान ही ऐसी है। डेजी ने चेहरे पर तेवर देते हुए कैटी से माफी मांगी। डेजी सही कह रही है, उसकी बातों से परेशान मत हो। कैटी की उम्र की जितनी एक लड़की आगे आकर अपना हाथ कैटी के हाथों में लेते हुए मुस्कुराई। मैं सिंथिया हूं और ये फाय है। कैटी ने उन लड़कियों से थोड़ा घबराकर हाथ मिलाया। क्या सभी को लगता है कि कैटी और लॉर्ड ने किया था और इसीलिए कैटी यहां आई थी? ओह, समय देखो, मुझे लॉर्ड एलेक्जेंडर के कमरे में चाय ले जाने की जरूरत है। सिंथिया ने दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए कहा। अब से आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, डेजी ने कहा और कैटी की तरह पलटी। लॉर्ड के कमरे में चाय और अन्य चीजों के लिए जिम्मेदारी अब से तुम्हारी होगी और कुछ अन्य चीजें जिनका जिक्र पहले किया गया है। सिंथिया के चेहरे से मुस्कान चली गई और उसकी भौहें तन गईं। लेकिन सिंथिया बोलने लगी और डेजी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। क्या तुम हमेशा शिकायत नहीं करती हो कि तुम्हारे पास बहुत काम होता है? अब डेजी ने कोरी का नाम चिल्लाया। क्या तुम कैटी को वापस का रास्ता बता सकते हो? एक लंबा युवा व्यक्ति जो करीब 20 साल का होगा दूर मेज से उठा और उनकी ओर आने के लिए चलने लगा। चलिए, उस आदमी ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। कैटी थोड़ा सा झुकी और कोरी नाम के व्यक्ति के पीछे चले लगी। जैसा ही कैटी हल्की सी जलाई गई रोशनी वाले रास्ते पर चलने लगी, उसने अपनी स्कर्ट को सामने से गंदे होने से बचाने के लिए उठाया। यहां पर रहना एक अच्छा विचार होगा, कैटी ने अपने लिए सोचा। सबसे महत्वपूर्ण होगा अगर वो यहां 1 महीना के लिए रह पाएगी, लेकिन 1 महीना तो आसानी से बीत जाएगा। क्यों? वो 1 महीना तक सारा काम संभाल सकती है। कैटी ने अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा। तो आप काम कब शुरू कर सकती हो? कोरी ने कैटी से पूछा। कल सुबह जल्दी उठकर, कैटी ने कोरी को जवाब दिया और उसे एक गीत गुनगुनाते हुए सुना। जब उन दोनों ने तहखाने से बाहर आते हुए ठंडी हवा को महसूस किया। क्या दादी ने आपको उन नियमों के बारे में बताया है जिनका आपको पालन करना है? कोरी ने कैटी से पूछा और कैटी ने उसे तेवर देते हुए देखा। रुको, कैटी को याद आया कि डेजी ने अपने पोते का बारे में जिक्र किया था। हेलो, तुम हो? सॉरी, क्या? कैटी ने माफी मांगते हुए कहा। मैंने पूछा कि क्या आपको बताया गया है कि हवेली में क्या करना है और क्या नहीं करना है? कोरी ने फिर से अपनी बात दोहराई और कैटी को अपना सिर हिलाते हुए देखा। मैं दोबारा से सारी बातें बता देता हूं ताकि निश्चित हो जाऊं कि तुम्हें सब पता है। पहली बात, अपने वरिष्ठों की बात बहुत ध्यान से सुनो। दूसरी बात, कभी भी लॉर्ड के रास्ते में नहीं आना। तीसरी बात, यहाँ के अन्य कर्मचारियों को परेशान नहीं करना क्योंकि यही सब तुमको कालकोठरी में रहना सिखाएंगे। मुझे समझ आ गया।
कैटी ने जवाब दिया, बस अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं कि क्या सच में तुम मेहमान हो? कोरी ने कैटी के चेहरे के भाव को बदलते देख पूछा, अगर तुम नहीं चाहती तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले ही मैंने अपने परिवार को खो दिया है और इसलिए मुझे यहाँ लाया गया था। मुझे नौकरी की जरूरत थी और लॉर्ड बड़े ही दयालु थे कि उन्होंने मुझे इस नौकरी प्रस्ताव रखा। कैटी ने अपने रिश्तेदारों की मौत के कारण का विवरण देते हुए जवाब दिया, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। तुम जानती हो कि कोरी को एक लड़की ने पहली मंजिल से कुछ कहा। हे कोरी, मिसेस हिक्स ने आपके लिए पूछा है। उस लड़की ने कैटी को देखा और पूछा कि वो कौन है? ये कैटी है, ये हमारे साथ काम करेगी। कोरी ने जवाब दिया। लड़की ने कैटी को हाथ लहराया, जिस पर कैटी ने अजीब सा वापस हाथ हिलाया। ये डोरथी है। ठीक है, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। कोरी ने जल्दी से रसोई में जाते हुए कहा और कैटी अपने कमरे में वापस चली गई। कैटी को देर से उठने की आदत हो गई थी और उसे सुबह जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि कैटी और सोना चाहती थी, फिर भी वो जल्दी उठ गई। मिसेस हिक्स वो महिला थी जो रसोई घर का काम करती थी और काम को जल्दी खत्म करने के लिए चिल्लाती भी थी। रसोई के वातावरण में शोरगुल था पर साथ ही साथ रंगीन भी था, जिसने कैटी की चिंता और अकेलापन थोड़ी देर के लिए गायब कर दिया। कोरी रसोई में भी हाथ बटाता था और उसने कैटी के लिए रसोई का वातावरण आरामदायक बना दिया जब वो महल के अंदर पौधों को पानी देने के बाद आई। पहले 2 दिन कोरी ने कैटी को सिखाया कि रसोई का काम कैसे संभालना है और ट्राली में नाश्ता तैयार करने में कैटी की मदद की। रोज सुबह लॉर्ड एलेक्जेंडर के कमरे में नाश्ता पहुंचाना अब कैटी का काम था। पहले डेजी ही एकमात्र नौकरानी थी जिसे एलेक्जेंडर की अनुपस्थिति के दौरान कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी और अब कैटी उसकी जगह इस काम को करेगी। आरो को नहलाना एक मुश्किल काम था क्योंकि वो बाथरूम में इधर उधर भागती थी, उसका पकड़ना बड़ा ही कठिन था। इसके अलावा कैटी महल के पौधों को पानी दिया करती थी और उसे रसोई में मदद करना अच्छा लगता था क्योंकि उसे लोगों को चिढ़ाने और हंसने में हमेशा मजा आता था, लेकिन इसमें मिसेस हिक्स की डांट भी शामिल थी। एक और कारण यहाँ रहने का था कि अब कैटी ने बहुत से नए दोस्त बना लिए थे। कैटी ये नहीं कह सकती कि हवेली में सभी लोगों के साथ उसकी बनेगी। सेकंड इन कमांड ओलिवर ने हमेशा कैटी को खाली बैठा देखा था और इसके लिए कैटी को फटकार भी लगता था। ऐसा लगता था कि ओलिवर जानबूझकर कैटी की गलतियां खोजता था और मौका देखते ही उसको सबके सामने नीचा दिखता था। वहां की नौकरानियां थीं जो कैटी की पीठ के पीछे बोलती थीं कि कैसे वो लॉर्ड के साथ सोई थी और इसीलिए कैटी का कमरा भी एलेक्जेंडर के कमरे के बगल में था। कैटी ने सोचा कि वो लॉर्ड से कहे कि वो तहखाने में रहना चाहती है, लेकिन कैटी ऐसा नहीं कर सकी। क्या ये सोचना गलत था कि दूर होने की वजह से कैटी एलेक्जेंडर के लिए विशेष थी? ये विचार ने उसे खुश कर दिया। लेकिन फिर ऐसे दिन आए जब कैटी ने महिलाओं को रात में एलेक्जेंडर के कमरे में जाते देखा। उसने खुद से कहा कि वो एलेक्जेंडर से ज्यादा उम्मीद न करें और उसके बगल के कमरे में रहकर खुश रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलेक्जेंडर कितना खूबसूरत था, उसका स्थान सबसे अलग था। वो एक लॉर्ड था, एक वैम्पायर था। 22 चंद्रमा के संकेत भाग 2। लॉर्ड ऑफ वेलेरियन ने कैटी से ज्यादा बात नहीं की थी जब से वो नौकरानी बनी थी। कैटी को भी देखने को नहीं मिलता सिवाय सुबह के समय, और वो भी कभी कभी नजर आता था। कभी कैटी को सुबह एलेक्जेंडर उसके बिस्तर में सोता दिखता और वो उसके शांतिपूर्ण चेहरे को घूरने के लिए खड़ी रहती थी, और जैसे ही एलेक्जेंडर अपना सिर हिलाता कैटी अपना काम चुपचाप फिर से शुरू कर देती। कैटी जितना ज्यादा एलेक्जेंडर को देखती उतना ही उसकी ओर खींची जाती और कभी कभी बिना किसी काम के कैटी खिड़की के बाहर कपड़ा हाथ में लिए घूरती रहती थी जब तक डेजी या फिर कोई और उसकी तरफ आ नहीं जाता। हवेली के पीछे का वातावरण बहुत ही रंगीन था। इलियट ने एलेक्जेंडर के अध्ययन कक्ष की खिड़की से बाहर देखते हुए सीटी मारी। एलेक्जेंडर अपनी आंखें बंद किए हुए सोफे पर लेटा हुआ था। कैटी, डोरथी और कोरी एक साथ ताजे धुले कपड़े सुखाते हुए बच्चों की तरह हंस रहे थे और एक दूसरे पर पानी गिरा रहे थे। मुझे खुशी है कि कैटी ने दोस्त बना लिए हैं। सिल्विया ने किताब पढ़ते हुए अपनी बात कही और ऊपर देखा। उसने अपनी गर्दन को घुमाकर खिड़की जिसके पास वो बैठी थी बाहर देखा और मुस्कुराना जारी रखा। जब कैटी छोटी थी वो बहुत कम बोला करती थी और अगर मैं गलत नहीं हूं एलेक्जेंडर तब कैटी का दोस्त था, लेकिन इंसान की यादें बड़ी जल्दी धुंधली हो जाती हैं। इस बार हो सकता है कि ये रिश्ता एक दोस्त से ज्यादा होगा। इलियट ने अपनी शंका भरी आंखों को छोटा करके कहा और सिल्विया ने अपनी किताब फिर से पढ़ने से पहले अपना सिर हिलाया। इलियट ने अपने दोस्त एलेक्जेंडर पर नजर डाली। इलियट ने कैटी की गर्दन को देखा था, वहां कोई निशान नहीं था। वैम्पायर ज्यादातर अपने दूसरे आधे हिस्से को बांधते हैं, लेकिन जो बंधन बनाता है वही अंत में प्राप्त करता है, और इलियट ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि क्या एलेक्जेंडर को कुछ भी महसूस हुआ है। इलियट ने पूछा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं एलेक्जेंडर? यदि आपके पास बातचीत करने का समय है तो आप यहाँ कागजी कार्रवाई क्यों पूरी नहीं करते हैं? एलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोले बिना पूछा। तुम बहुत मतलबी हो एलेक्जेंडर। इलियट ने मुंह फुलाते हुए अपनी पीठ खिड़की की ओर करके कहा। उस भेड़िए का क्या हुआ जो आप कैटी के लिए जंगल से लाए थे? इलियट ने पूछा।
वो घोड़े के शेड में है, उसका बेहतर उपयोग हो रहा क्योंकि वो अन्य जानवरों की रखवाली करता है। एलेक्जेंडर ने छत पर देखते हुए अपनी आंखें खोली। सूरज ढल गया और शाम हो गई थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। कैटी अपने बिस्तर पर जाने से पहले रात के समय एलेक्जेंडर के लिए रसोई में जग में पानी भर रही थी। तब उसने देखा कोरी हाथ में किताब लिए जलती हुई लकड़ियों के पास बैठा देखा। कोरी के अलावा एक और लड़का वहां जो पत्थर की तख्त थी उसको साफ कर रहा था। ये आश्चर्य की बात है। कैटी ने पुस्तक पढ़ते हुए कोरी को देखते हुए कहा, आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। और ये हैरान करने वाली बात है क्योंकि कोरी ने उत्तेजित होकर कहा, मैं अनुमान नहीं लगा रही हूं, लेकिन जिस जगह से मैं आई हूं वहां शायद ही कोई ऐसा आदमी देखने को मिलेगा जिसके हाथ में इस समय किताब हो। ये वो लोग हैं जो सिर्फ विद्वान या काउंसिल में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जबकि अन्य केवल अपने आप में व्यस्त रहते हैं। कैटी ने कोरी के बगल में बैठते हुए कहा, बिल्कुल जैसे महिलाएं। कोरी ने धीरे से हंसते हुए अपना सिर झुका लिया। मैं पहले शब्दों से बात करता हूं फिर फाइट करता हूं। कोरी और कैटी दोनों अकेले ही रह गए थे रसोई में जलती हुई लकड़ियों के साथ, क्योंकि दूसरा लड़का वहां से चला गया था। कैटी ने हमेशा अपने चचेरे भाई राल्फ को महिलाओं को आकर्षक करते पाया जब वो अक्सर उस पुस्तकालय में जाती थी जहां उसने पहले काम किया था। कैटी राल्फ को उसके कार्यस्थल पर आने से मना किया करती थी। राल्फ अपनी जबान से ज्यादा अपने मुक्के और घूंसों से बोलना शुरू करता था। कैटी कोरी को भूल ही गई थी। तो तुम क्या पढ़ रहे हो? वास्तव में मैं खाना बनाने वाली किताब को पढ़ने जा रहा था, लेकिन इसके अंदर मुझे ये मिला। धीरे से बोलते हुए कोरी किताब से फटे हुए कागज लेकर भट्टी के पास बैठ गया जहां पानी का लोटा गर्म हो रहा था। इस कागज में कुछ असाधारण बातों के बारे में लिखा है, हालांकि सभी के लिए नहीं है। हम मनुष्यों को ऐसी चीजें पढ़ने की अनुमति नहीं है जो वैम्पायर पर लिखी गई हैं। ये अलग चिन्ह है। मैंने सोचा वैम्पायर का चिन्ह मनुष्य जैसा होता है। कैटी कोरी के हाथ में पकड़े कागज में क्या लिखा है देखने के लिए थोड़ी झुकी। कागज किताब से नहीं लिया गया था बल्कि किसी के द्वारा लिखा गया था। लिखावट बहुत ही खराब थी और कैटी ने इसे पढ़ा लिया। मेरी पत्नी को जिंदा जला दिया था जब वो एक खतरनाक डायन थी। तब मैंने सभी प्राणियों के चिन्हों को लिखने का फैसला किया और महसूस किया कि वैम्पायर की राशि मनुष्यों से नहीं मिलती। ये चिन्ह वो हैं जिन्हें कोरी मिल चुका था। उसका मानना था कि हर व्यक्ति के दिन और रात में दो पक्ष होते हैं, लेकिन इन विचारों का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी छानबीन और खोज करने के बाद ये परिणाम निकला कि जो प्राणी हमारी भूमि पर आएगा उसकी राशि अलग होगी। इसे मून साइंस कहा जाता था। भालू। ये चिन्ह के लोग आमतौर अपने काम से मतलब रखते हैं, दूसरों के काम में दखल नहीं देते। जब आप भालू की राशि वाले लोगों से मिलेंगे तो उनके नरम स्वभाव से आपको लगेगा कि आप इन्हें बहुत पहले से जानते हैं। जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये लोग बहुत ही बेरहम हो जाते हैं। मकड़ी। आपको लगेगा कि ये बहुत उदास हैं क्योंकि इनके आसपास अंधेरा होगा, लेकिन इसे सच मत समझना। जब आप उसकी मदद करने के बारे में सोच रहे होंगे तो वो अपनी मीठी हरकतों से आपको अपने जाल में फंसाने की योजना बना रहा होगा। कछुआ। वो आमतौर से धीरे काम करते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर फैसला लेने में बिल्कुल स्थिर होते हैं। आखिरकार कछुआ अपने जीवनकाल के दौरान ज्ञान इकट्ठा करते हुए जितना आपने अनुमान लगाया है उससे अधिक समय तक जीवित रहते हैं। भेड़िया। ये जीव स्वभाव से गर्म रक्त वाले और अपनी सीमा में रहते हैं। उनके पास अत्यधिक मानसिक या शारीरिक शक्ति होती है। ये लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। गिद्ध। अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो ये राशि वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। गिद्ध आमतौर पर अपने लाभ के लिए लोगों की कमजोरी का शिकार होते हैं। यह तो सिर्फ 5 हैं, कैटी ने कागज को घुमाते हुए कहा। और ऐसा लगता है जैसे ये कागज जला दिया गया था। कैटी ने किनारों पर हल्का भूरा जला दिखाते हुए कहा, इसे आग में डाल दो। कोरी ने कहा कि कागज को जला देना चाहिए। अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं एक भेड़िया बनना चाहूंगा। तुम क्या बनाना चाहती हो? मुझे लगता है कि मैं अपनी मौजूदा राशि से खुश हूं। कैटी ने हंसते हुए कागज को जलते हुए देखा। ओ। कोरी ने अचानक अपनी एक आंख पकड़े हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरी आंख में कुछ चला गया था। इसे इस तरह से रगड़े नहीं, इससे जलन और बढ़ेगी। मुझे देखने दो, कैटी ने कहा और अपने हाथ से जोर लगाकर उसकी आंख पर नजर डाली जो लाल हो गई थी। कैटी ने खुद को सहारा देने के लिए अपना एक हाथ कोरी के कंधे पर रखा। जले हुए छोटे से टुकड़े को कैटी ने ढूंढा और अपनी उंगली से सावधानी से हटाया। धन्यवाद कैटी, मुझे खुशी है कि तुम मेरी आंख बचाने के लिए यहां थी। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूं? कोरी ने कैटी को धन्यवाद दिया और वो मुस्कुरा दी। अगर ऐसा है तो कल की सफाई आप कर सकते हैं, कैटी ने कहा, जिसे सुनकर कोरी हंसने लगा और कमरे में किसी की आवाज सुनी। कैटी ने ऊपर देखा तो लॉर्ड ऑफ वेलेरियन रसोई से उन दोनों को घूर रहे थे। एलेक्जेंडर के शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उनकी छाती दिखाई दे रही थी, जबकि उन्होंने काली कॉटन की पतलून पहनी थी। इस तरह खड़े होकर एलेक्जेंडर को देखना जैसे कैटी दिन में सपना देख रही हो।
उसके बाल थोड़े गीले थे और कैटी ने सोचा कि कितनी देर से वो रसोई में थी। जब कैटी का दिल धड़कने लगा तो उसने देखा कि लॉर्ड की आंखें कोरी से हटकर उसको देखने लगी। तो अब मैं जा रहा हूं। शुभ रात्रि। कोरी ने झुककर दोनों को जल्दी से नमस्कार किया और कमरे में कैटी और एलेक्जेंडर को अकेला छोड़कर बाहर आ गया। यहाँ। एलेक्जेंडर ने कैटी को चुपचाप देखते हुए कहा। कैटी उस पानी के बारे में भूल गई थी जो एलेक्जेंडर ने समाचार पत्र पढ़ते हुए मांगा था। जब एलेक्जेंडर रसोई के प्रवेश द्वार से निकलते हुए दिखा तो कैटी ने ये सोचकर राहत की सांस ली कि एलेक्जेंडर अपने कमरे में वापस चला गया है। कैथरीन। एलेक्जेंडर कैटी के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर बोला। 23 कुछ पुराने एहसास भाग 1। एलेक्जेंडर कैटी के ठीक पीछे खड़ा था तो कैटी को अपनी गर्दन पर अजीब सा एहसास महसूस हुआ और एलेक्जेंडर के इतने करीब आने से कैटी नर्वस हो गई थी। जी हाँ। कैटी ने जवाब दिया, लेकिन पता नहीं वो क्या बोलना चाहते थी। इतनी रात को कैटी का कोरी के साथ पकड़े जाने से वो अपने आप को एलेक्जेंडर की नजरों में दोषी मान रही थी, क्योंकि शायद इतने समय से कैटी के मन में एलेक्जेंडर था। कैटी जानती थी लॉर्ड ऑफ वेलेरियन के मन में शायद कैटी के लिए वो प्यार नहीं था। और फिर ऐसा भी था जब एलेक्जेंडर कैटी को उसके असली नाम से बुलाता था और दूसरों की तरह उसके घरवाले नाम से कभी नहीं बुलाया था। ऐसा लग रहा था जैसे एलेक्जेंडर ने कैटी और अपने बीच में एक सीमा तय कर दी हो। कैटी अच्छी तरह से जानती थी कि इन भावनाओं को मन में महसूस करना व्यर्थ है, फिर भी कैटी के मन में अजीब सी तड़प थी। कैटी चकित रह गई जब एलेक्जेंडर आगे झुका और उसके कंधे ने कैटी को छू लिया। पानी बह रहा है, एलेक्जेंडर ने कहा, और वो सही था। पानी का जग भरने के बाद भी कैटी जग भर रही थी। मैं ये जग लेकर जाता हूं। एलेक्जेंडर कैटी के हाथ से जग लेकर पीछे हट जाता। मुझे माफ कर दो। कैटी ने माफी मांगी और स्लैब जिस पर पानी गिरा था उसको साफ करने के लिए एक सूखा कपड़ा लेने चली गई। कैटी ने एलेक्जेंडर के सामने अपनी मुखरता दिखाई थी। कितनी शर्म की बात है, कैटी ने अपने मन में सोचा। बहुत देर हो गई है, अब तुम सोने के लिए अपने कमरे में क्यों नहीं जाती? कैटी ने एलेक्जेंडर को यह कहते हुए सुना। कैटी ने अपना सिर हिलाया और लाड से दूर रसोई से जल्दी से बाहर चली गई। कमरे में पहुंचकर कैटी ने दरवाजे पर अपनी पीठ लगाकर अपने सिर को झुकाकर बंद किया। कैटी ने अपनी आंखें बंद करके हवा में गहरी सांस ली। जब एलेक्जेंडर जग उठाने के लिए नीचे झुका था तो उसमें से आ रही खुशबू कैटी को अभी भी याद थी। ये याद धूप में पहली बर्फ के गिरने की तरह सुहानी थी। कैटी ने अपना सिर हिलाया और इन विचारों को अपने मन से निकल दिया। वो पलंग की ओर चली और उस पर चढ़कर सोने के लिए कंबल खींचा। अगले हफ्ते एक शाम के समय कैटी को माटिल्डा और 3 अन्य श्रमिकों के साथ अतिथि कमरे को साफ करने के लिए कहा गया था। कैटी ने माटिल्डा से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह माटिल्डा कैटी के साथ बेड कवर लगाने आ ही गई। माटिल्डा पर ही सारे काम की जिम्मेदारी थी। ऐसा नहीं था कि माटिल्डा बुरी थी या वो कैटी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो कुछ भी कहने में शर्माती नहीं थी। ये कैटी जानती थी। कैटी कभी कभी चाहती थी कि वो भी माटिल्डा की तरह ही साहसी बन जाए। कम से कम माटिल्डा उन नौकरानियों की तरह नहीं थी जो सामने तो बहुत अच्छी बनती है लेकिन पीठ पीछे बुराई करती हैं। जब इलियट कहीं बाहर से अचानक आया तो कैटी फूलदान को साफ करने वहां से चली गई। आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हैं? इलियट ने अपने हाथों के कफ में बटन लगाते हुए पूछा। तैयार? किस लिए? कैटी ने उसे हैरान होकर पूछा। इसके बाद कैटी को आरव का ख्याल रखना था, इसके अलावा उसको याद नहीं कि उसे कहीं और भी जाना है। इलियट कैटी का हाथ खींचकर कमरे के कोने में ले गया। क्या तुम थिएटर के बारे में भूल गई? इलियट ने धीरे से कहा जबकि कैटी का चेहरा सवालों से भरा था। मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया था जब तुम यहां काम करना चाहती थी, तुम्हें याद नहीं? और आज वो दिन आ गया है। मुझे क्षमा करें, मुझे लगा कि तुम इसके बारे में मजाक कर रहे थे। कैटी ने कमरे में खड़े अन्य सहकर्मी को देखते हुए जवाब दिया और कैटी ने उनमें से 2 को उसकी ओर घूरते हुए पकड़ लिया। मैं मजाक नहीं कर रहा था। पहले हमारी योजना पिछले हफ्ते जाने की थी, लेकिन वो रद्द हो गई और इसलिए मैं यहां आज आया हूं जाने के लिए। तुम किसका इंतजार कर रही हो? कैटी के सामने खड़े इलियट ने अपनी भौहें उठाई। मुझे माफ करना है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकती, कैटी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा होगा अगर मैं आपके साथ चलूं क्योंकि मैं यहाँ एक नौकरानी हूं। इससे मेरे बारे में बेवजह के सवाल उठेंगे। तुम अपने बारे में इस तरह की बातें मत कहो, कैटी। तुम इस महल में काम कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नौकर ही पैदा हुई थी या फिर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुमको ऊपर की मंजिल में कमरा दिया गया था क्योंकि तुम जिसके बारे में बात कर रही हो उसका हिस्सा नहीं हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरे लिए राजकुमारी कैटी हो। इलियट ने मुस्कुराते हुए कैटी को देखा। इलियट के शब्दों ने कैटी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। तुम अभी के लिए अपने सारे काम छोड़ दो और अच्छे से तैयार हो जाओ जब तक मैं देखता हूं कि बाकी लोग तैयार हो गए हैं या नहीं। मैं तुम्हें 40 मिनट के बाद मिलता हूं। इलियट ये कहता हुआ कैटी को वहीं छोड़कर चला गया। क्या तुमने देखा? बेचारे सर इलियट का किस तरह कैटी इस्तेमाल कर रही है।
कैटी ने किसी को कमरे से दूसरी ओर से बोलते हुए सुना। मुझे लगता है कि इलियट और कैटी का चक्कर चल रहा है, वरना कोई एक नौकरानी से बात करने यहाँ क्यों आएगा। एक और आवाज आई। कैटी की मुस्कान गायब हो गई थी। क्या एक मानव और एक वैम्पायर का आपस में बातचीत करना बुरी बात है? भले ही कैटी एक ऐसे वातावरण में बड़ी हुई थी जहां कोई वैम्पायर नहीं था, लेकिन वो उन लोगों की शुक्रगुजार थी जिन्होंने उसके रिश्तेदारों से पहले कैटी का ध्यान रखा था। वास्तव में वैम्पायर का ओहदा दुनिया में सबसे ऊंचा है, इंसान उसके बाद और फिर नौकर आते हैं। एलेक्जेंडर ने कैटी को यह एहसास दिलाया कि जब वो दूसरे उच्च वर्ग के वैम्पायर के पास आया तो वो ऐसा नहीं था। आखिरकार एलेक्जेंडर ने कैटी को मरने से बचाया था और रहने के लिए जगह देकर भी बहुत अच्छा काम किया था। बस बहुत हुआ, माटिल्डा ने नाराज होते हुए कहा। तुम सब लड़कियां कितना धीमे काम करती हो। मैं चाहती हूं कि आप सब अगले 1 घंटे में इस मंजिल की सफाई खत्म कर लें, नहीं तो आपको और काम दिया जाएगा। उन्होंने विरोध किया केवल चकाचौंध प्राप्त करने के लिए। और तुम? कैटी ने देखा कि मटिल्डा अब उससे बोल रही थी। मेरे साथ आओ। माटिल्डा, जो हल्के भूरे रंग की पतली सी दिखने वाली महिला थी, कैटी उसके पीछे चलने लगी। रास्ते में कैटी ने एलेक्जेंडर को देखा जो किसी महिला के साथ खड़ा हुआ था। एलेक्जेंडर ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। उस महिला ने काले दस्ताने के साथ एक गहरे फिरोजी रंग का गाउन पहना था जिसके नीचे फर पर लगे थे। कैटी ने उसे पहचान लिया था। वो कैरोलीन थी जिसे कैटी सर्दियों के जश्न के दौरान मिली थी। कैटी ने कैरोलीन को एलेक्जेंडर के हाथों में हाथ लिए देखा और एलेक्जेंडर कैरोलीन ने जो कहा उस पर वो मुस्कुरा दिया। जब कैटी लॉर्ड के पास से गुजरी तो वो पूछना चाहती थी कि वो सब कहाँ जा रहे हैं, तभी माटिल्डा बोली, जिस तरह का व्यवहार लोग यहाँ कर रहे हैं, हो सकता कि कुछ लोग तुमको नीचे दिखाने के लिए कुछ भी करें। अभी तो तुमने कुछ भी अनुभव नहीं किया है। मैं तुम्हें सबसे अच्छी सलाह ये दे सकती हूँ कि अगर अपना मानसिक संतुलन चाहती हो तो इन सब बातों पर ध्यान मत देना। कैटी ने हैरान होकर माटिल्डा को देखा जो कैटी को खुश करने की कोशिश कर रही थी। कैटी और माटिल्डा तहखाने के रास्ते से होते हुए हवेली की ओर चलने लगे। मैं आपकी कही बातों का ध्यान रखूंगी, कैटी ने मुस्कुराते हुए कहा। कैटी ने हमेशा बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी मुश्किल हो जाता है। आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? आप तो मुझसे नफरत नहीं करती? कैटी ने माटिल्डा को देखते हुए पूछा, जो पलंग के नीचे कुछ लेने के लिए झुकी। किसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूं? कैटी ने माटिल्डा को कहते हुए सुना। मुझे लगा कि तुम करती हो, कैटी ने धीरे से कहा। कमरे के दोनों ओर पलंग लगे थे, जिसका मतलब था 2 लोगों को एक कमरा दिया जाता था जो यहाँ महल में काम करते हैं। कैटी की नजर पलंग के साथ रखे टेबल पर गई जिस पर एक तस्वीर का फ्रेम रखा हुआ था और उसको देखने के लिए कैटी उसके पास गई। तस्वीर में एक आदमी 2 लड़कियों के साथ कवच पहने था। जब तुम उस दिन डेजी के साथ यहाँ आई थी तो मुझे बहुत उत्सुक थी ये जानने के लिए कि क्या तुम लॉर्ड के साथ सोई थी। कुछ लड़कियां बेवकूफ है जो ये सोचती है कि लॉर्ड एलेक्जेंडर को खून देकर या फिर अपना शरीर देने से उन्हें कोई फायदा होगा। माटिल्डा ने काले रंग का कपड़े का बैग पलंग पर रखते हुए कहा। ये क्या है? कैटी बैग खोलते हुए आगे बढ़ी। ये गाउन है जिसे तुम रात को पहन सकती हो, माटिल्डा ने अपने चेहरे को शीशे में देखते हुए कहा। और इससे पहले कैटी कुछ और कहती, माटिल्डा ने कहा, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े होंगे मगर तुम्हें इससे अच्छा चाहिए होगा। हम जैसे लोग आमतौर पर नाटक देखने नहीं जाते। थिएटर, वैम्पायर जैसे बड़े और ऊंचे वर्ग के लोग जाते हैं। तुम मुझे बाद में धन्यवाद दे सकती हो। मुझे गाउन उधार देने के लिए धन्यवाद। कैटी ने माटिल्डा की प्रशंसा करते हुए अपना सिर झुका दिया। मैं गाउन को बिल्कुल ऐसे ही वापस कर दूंगी। कैटी ने हॉल में देखा कि कोई नहीं है। वो जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जाकर कपड़े बदलती है। माटिल्डा ने सही कहा था, गाउन सादा और साफ था, जैसे कि 2 गाउन हो। कैटी ने पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जिसे पहनकर वो हाथ में कैंडल भी नहीं पकड़ पा रही थी। ऊपर से गाउन का रंग गाढ़ा था और लेकिन जब कैटी फर्श को छूकर आगे बढ़ी तो गाउन का ग्रे रंग हल्का हो गया। जैसे कई महिलाएं अपने आप को पतला और सही आकार में रखने की कोशिश करती है, कैटी इसके बिल्कुल अलग थी। उसकी ज्यादा खाने की आदत से वो अपने आप को पतला नहीं रख सकती थी। ऐसा नहीं था कि कैटी मोटी थी, बल्कि वो एक स्वस्थ शरीर वाली थी। कैटी ने अपने बालों को हेयरपिन के साथ बांधा था जो उसकी चाची ने खरीदा था जब गांव में मेला देखने गई थी। कैटी ने अपने दांतों का उपयोग करके हेयरपिन से अपने बिखरे बालों को बांध लिया और एक बार के लिए खुश हुई कि उसके बाल बचपन से ही बहुत सुंदर है। कैटी के बाल सही तरीके से बंध जाते थे क्योंकि न तो बाल घुंघराले थे न ही ज्यादा लहरें थी। एलेक्जेंडर और अन्य लोग गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे जब कैटी हवेली से बाहर सिल्विया को देखने के लिए आई, जो आखिरी 2 गाड़ियों में से एक में बैठ रही थी, जबकि इलियट ने कैटी को दरवाजे के पास खड़े होकर मदद की। इलियट कैटी को देखकर खुश होकर हंसता है। डियर, आखिर तुम समय पर पहुंच ही गई, कैटी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए इलियट ने कहा। मैं पहुंच ही गई। कैटी मुस्कुराई और उसने देखा सिर्फ वो और इलियट गाड़ी के अंदर जाने के लिए रह गए थे।